नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो रसिया ने अपने पहले ट्विन सीटर SU-57 स्टील्थ फाइटर यानी SU-57D की सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट कंप्लीट कर ली है और इस डेवलपमेंट के बाद एक बार फिर स्पेकुलेशन तेज हो गई है कि फ्यूचर में इंडिया इस प्रोग्राम में किसी न किसी फॉर्म में रोल प्ले कर सकता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक SU-57D ने 19 मई को अपनी पहली फ्लाइट कंप्लीट की, जिसके बाद चीफ टेस्ट पायलट सर्गी बॉडेन ने बताया कि ट्विन सीटर वेरिएंट को खास तौर पर एक्सपोर्ट कस्टमर्स को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया है। और उनके मुताबिक जो कंट्रीज़ पहले से SU-27, SU-30 या SU-35 जैसी एयरक्राफ्ट ऑपरेट करती हैं, उनके पायलट्स आसानी से SU-57 पर शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जिन देशों के पास सुखोई का एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए डेडिकेटेड ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है और इसी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए ट्विन सीटर SU-57D डेवलप किया गया है। वैसे भी ट्विन सीटर SU-57 का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। रसिया पिछले कई सालों से इस वेरिएंट पर काम कर रहा था और रशियन ऑफिशियल्स पहले भी हिंट दे चुके थे कि फॉरेन कस्टमर की डिमांड इस प्रोजेक्ट के पीछे एक बड़ा रीज़न है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इंडिया को लेकर है, क्योंकि डिफेंस सर्कल्स में काफ़ी टाइम से माना जा रहा है कि इंडिया उन कंट्रीज़ में से एक हो सकता है जिसे ट्विन सीटर SU-57 में इंटरेस्ट है। इसकी वजह भी क्लियर है कि इंडियन एयरफोर्स पहले से ट्विन सीटर फाइटर्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस देती रही है और SU-30 MKI इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशंस, कॉम्प्लेक्स कॉम्बैट ऑपरेशंस और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिनारियोज में सेकंड क्रू मेंबर का एडवांटेज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। इसीलिए SU-57D को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्कस किया जा रहा है। पिछले 2 सालों में इंडिया और रसिया के बीच SU-57 को लेकर डिस्कशन भी काफ़ी बार हेडलाइंस में रही हैं और रिपोर्ट्स में कहा गया था कि दोनों देश लाइसेंस, प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रसिया इंडिया को SU-57 प्रोग्राम के लिए फुल ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी एक्सेस ऑफर करने को भी रेडी दिख रहा है, जो नॉर्मली किसी भी एडवांस्ड फाइटर एक्सपोर्ट डील में बहुत रेयर माना जाता है। अगर फ्यूचर में इंडिया SU-57 को सिलेक्ट करता है तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन डायरेक्ट परचेज का हो सकता है, जिससे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जल्दी बढ़ाई जा सके। दूसरा ऑप्शन लाइसेंस प्रोडक्शन का हो सकता है, जहां एयरक्राफ्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएं और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी एक्सपीरियंस मिले। वहीं तीसरा और सबसे एम्बिशियस ऑप्शन एक हैवीली कस्टमाइज्ड इंडियन वेरिएंट का हो सकता है। ऐसे वर्जन में इंडियन वेपन, इंडिजिनस एवियोनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, मिशन कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। SU-57D के आने के बाद एक और पॉसिबिलिटी डिस्कस की जा रही है कि अगर फ्यूचर में कोई इंडो रशियन कस्टमाइज्ड वर्जन बनता है तो वो स्टैंडर्ड सिंगल सीटर वेरिएंट की जगह ट्विन सीटर कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड हो सकता है। फिलहाल किसी डील पर ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन SU-57D की मेडन फ्लाइट ने इंडिया रसिया कोऑपरेशन को लेकर चल रही डिस्कशन को एक बार फिर स्पॉटलाइट में ला दिया है। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के लॉन्ग अवेटेड स्टार प्रोग्राम को लेकर एक अपडेट सामने आई है, जहां डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल पहले ही इस प्रोजेक्ट के लिए 3 स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट की प्रिक्योरमेंट को अप्रूवल दे चुकी है और अब ये प्रोग्राम एक इम्पॉर्टेंट फेज में एंटर करता दिख रहा है। लगभग 10,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को फ्यूचर के लिए इंडियन एयरफोर्स की सबसे क्रिटिकल कैपेबिलिटी अपग्रेड में से एक माना जा रहा है। स्टार यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉनेसेंस। ये एयरक्राफ्ट असल में हवा में उड़ता हुआ एक कमांड एंड सर्विलांस सेंटर होगा, जो एनिमी टेरिटरी के अंदर हो रही एक्टिविटीज़ को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकेगा। पिछले कुछ महीनों से रिपोर्ट्स आ रही थीं कि बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6500 इस प्रोग्राम के लिए लीडिंग कंटेंडर बना हुआ है, लेकिन अब फ्रांस की डैसॉल्ट एविएशन ने भी अपना फैल्कन 10X एयरक्राफ्ट ऑफर किया है, जिसकी वजह से कंपटीशन एक बार फिर इंटरेस्टिंग हो गया है। ग्लोबल 6500 को एडवांटेज इसलिए मिला था क्योंकि गल्फ स्ट्रीम G550 जो पहले रेस में था, उसकी प्रोडक्शन 2021 में बंद हो चुकी थी। लॉन्ग टर्म सपोर्ट और अपग्रेड्स को देखते हुए ग्लोबल 6500 को सेफर ऑप्शन माना गया, लेकिन फैल्कन 10X भी काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म है। इस एयरक्राफ्ट का कैबिन बड़ा है, रेंज ज़्यादा है और ये लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इसी वजह से कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस ऑप्शन को भी क्लोजली एवेल्यूट कर सकती है। बट प्लेटफॉर्म चाहे जो भी सिलेक्ट हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एयरक्राफ्ट के अंदर लगने वाले मिशन सिस्टम इंडिजिनस होंगे। इन्हें DRDO का सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम डेवलप कर रहा है, जो पहले नेत्र आवाक्स प्रोग्राम पर भी काम कर चुका है। ये एयरक्राफ्ट आवाक्स की तरह सिर्फ एयरोस्पेस मॉनिटर नहीं करेगा, इसका मेन रोल ग्राउंड और मैरीटाइम इंटेलिजेंस गैदर करना होगा, यानी एनिमी ट्रूप मूवमेंट, मिसाइल डिप्लॉयमेंट, मिलिट्री बेसिस और बैटलफील्ड एक्टिविटी को लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैक करना इसका प्राइमरी मिशन रहेगा। तो फिलहाल बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6500 को इस रेस में लीड मिलती दिख रही है, लेकिन फैल्कॉन 10X की एंट्री ने प्रोग्राम में एक नया ट्विस्ट ऐड कर दिया है। अब देखना होगा कि फाइनल सिलेक्शन किसके फेवर में आता है। अगली खबर की बात करें तो डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने सिंगापुर में सांग्री ला डायलॉग के दौरान कंफर्म किया है कि वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल डील साइन हो चुकी है, जबकि इंडोनेशिया के साथ भी नेगोशिएशन फाइनल स्टेज में पहुंच गई हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वियतनाम डील को अब तक ऑफिशियली पब्लिक अनाउंस नहीं किया गया था, लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी के स्टेटमेंट ने पहली बार क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि एग्रीमेंट पर साइन हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वियतनाम के साथ होने वाली डील की वैल्यू लगभग 6000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है। इस पैकेज में सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट और ऑपरेशनल असिस्टेंस भी शामिल होने की पॉसिबिलिटी है। ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के इंडक्शन से वियतनाम को लॉन्ग रेंज मैरीटाइम स्ट्राइक और सी डिनाइल कैपेबिलिटी में काफ़ी बूस्ट मिल सकता है। हाई स्पीड और लो एल्टीट्यूड सी स्किमिंग प्रोफाइल की वजह से ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करना भी काफ़ी चैलेंजिंग माना जाता है। वियतनाम के बाद अब इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस मिसाइल एक्विजिशन के काफ़ी करीब दिख रहा है और मार्च में इंडोनेशिया ने इंडिया के साथ मिसाइल प्रोक्योरमेंट को लेकर एग्रीमेंट प्रोसेस शुरू की थी और अब डिफेंस सेक्रेटरी के लेटेस्ट कमेंट से लगता है कि डील अपने फाइनल फेज में एंटर कर चुकी है। अगर इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस को अडॉप्ट करता है तो फिलीपींस के बाद वियतनाम और इंडोनेशिया दोनों साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया के इम्पोर्टेंट मिसाइल कस्टमर बन जाएंगे। डिफेंस सेक्रेटरी ने अपने एड्रेस में ये भी कहा कि एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी आमतौर पर ट्रस्टेड पार्टनर के साथ ही शेयर की जाती हैं। उन्होंने एशियान कंट्रीज़ को भी इंडिया के क्लोज्ड और ट्रस्टेड पार्टनर बताया और डिफेंस कॉपरेशन को और एक्सपेंड करने की बात कही। साथ ही ये ब्रह्मोस प्रोग्राम के लिए भी एक मेजर बूस्ट है। जितने ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलेंगे उतना ही प्रोडक्शन स्केल बढ़ेगा और फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए भी मोमेंटम मिलेगा। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।